हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 6 यानी अवकलज के अनुप्रयोग। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझाने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चैप्टर नंबर 6 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंतर्गत आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। इससे पहले मैं आपको 6.1 का पहला पार्ट एग्जाम्पल प्लस कॉन्सेप्ट वाला पूरा वीडियो आपको दे चुका हूं। यदि पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपका पूरा कोर्स वहां पर मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का वहां पर आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके अलावा लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर लाइव क्लासेस को तुरंत ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, जहां से आपको एप्लीकेशन यानी कि एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप है, जहां पर लाइव क्लासेस हिंदी, इंग्लिश ग्रामर और मैथ की कंडक्ट होती हैं, जिनको आप बहुत ही मिनिमम फीस में, बहुत ही कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कोर्स वहां पर देख सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अंतर्गत आपको पीडीएफ, नोट, सॉल्यूशन, डाउट क्लियरेंस हर एक चीज कराई जा सकती है एप्लीकेशन में, तो वहां से आप हर एक चीज का फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि कोई भी जो नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो अभी से लाइक कर लीजिए, और अगर अपने दोस्तों में बांटना चाहते हो तो शेयर भी कर लो। कमेंट्स करके बताना ये सारे वीडियो आपको कितना ज्यादा यूजफुल रहते हैं। अब बात करते हैं आगे, जो आज का अपना वीडियो लेक्चर रहेगा एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 2 की। एक्सरसाइज 6.1 पर आते हैं और सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है। अच्छा, पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कैसे करना है, उदाहरण नंबर 1 की तरह करना है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। कह रहा है भाई वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, और जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे रखते हैं, है ना। हाँ, जबकि यहाँ दो सवाल दे दिए ए और बी। आर का मान 3 सेंटीमीटर कह रहा है, आर का मान 4 सेंटीमीटर कह रहा है, और मैंने आपसे कह रखा कि वैल्यू को, जो भी दी होगी वैल्यू, उसको हमेशा एंड में रखते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल में की बात करना है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना भाई, त्रिज्या स्क्वायर होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ए बराबर, और त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है अपन को, तो डी ए अपॉन डी आर बराबर डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर। अब पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर निकाल लीजिए, पाई कांस्टेंट है तो पाई को अपन बाहर निकाल लेते हैं, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी आर बराबर यहां से हो गया भाई 2 पाई आर। ठीक है, या आप इसको कह रहे हैं कि पाई को आपने बाहर निकाला और आर स्क्वायर कर दिया 2r, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो गया 2 पाई आर। और यूनिट की भी मैं बात कर लूं तो आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, उसमें मैं यूनिट बता दी थी। कैसे यूनिट, कि ए के लिए कितना आएगा भाई सेंटीमीटर, ए के लिए क्षेत्रफल के सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर। इसमें दो सवाल दिए हैं, जब आर का मान 3 है और जब आर का मान 4 है। तो पहला क्या है, जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर है तो डी ए अपॉन डी आर व्हेन आर इक्वल टू 3, तो यहां पर आप करें 2 पाई, आर का मान रखा 3, तो कितना हो गया भाई 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये हो गया पहला। अब इसी प्रकार आर की जगह 4 रख दोगे, सिंपल चीज है ना, कोई दिक्कत है भी नहीं है। तो बी कैसे, जब आर बराबर 4 सेंटीमीटर है तो डी ए अपॉन डी आर, आर बराबर 4 यानी 2 पाई, आर का मान 4 रख दिया तो कितना हो जाएगा भैया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अच्छा, आपको यूनिट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। देखो, ए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर त्रिज्या तो त्रिज्या के लिए क्या सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या बन गई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 कैसे है, उदाहरण नंबर 2 की तरह लगाना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, उदाहरण नंबर 2 की तरह सेम टू सेम सवाल है, बन जाएगा आपसे। देख लीजिए, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्या दे रखा है, आपको पता है, यूनिट से आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है।
ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा आपका डीवी अपॉन डीटी के बारे में। किसके बारे में? डीवी अपॉन डीटी के बारे में। फिर आगे पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस की बात कर रहा है। फॉर्मूला याद रखना, आयतन होता है भुजा क्यू और पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और मैंने हमेशा कहा आपसे कि सवाल में वैल्यू हमेशा कब रखोगे? एंड में, ठीक है। तो घन के आयतन की बात कर लेते हैं। घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन होता भी है भुजा क्यूब, भुजा की पावर 3। तो आयतन यानी V बराबर, अब यहां पर मान लिया आपने कि घन की, माना घन की भुजा, वही उसी प्रकार माना घन की भुजा x सेंटीमीटर, माना घन की भुजा, घन की भुजा x सेंटीमीटर, ये किनारा, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है। तो V बराबर x क्यूब, और किसके सापेक्ष करोगे? यहां पर आप देख पा रहे हो s दिया, सेकंड दिया, यानी कि t के सापेक्ष, ठीक है ना। किसके सापेक्ष? तो पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा कि किसके सापेक्ष करना है, देख लो, नहीं लिखा ना पूरे सवाल में कहीं पर भी कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो नहीं दिया। और यहाँ पर आप स्पष्ट तौर से देख रहे हो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर s के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष कर रहा है वो, तो किसके सापेक्ष कर दोगे आप? t के सापेक्ष। तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt x क्यूब, यानी कितना निकल के आएगा? 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। और आपको सवाल में दे रखा है कि चूंकि dv अपॉन dt बराबर, dv अपॉन dt दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको सवाल में दे रखा। तो यहां पर रख देंगे भाई 8 और 3x स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा यहाँ पर 8 बटे 3x स्क्वायर बराबर dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहां से आपने dx अपॉन dt कितना निकाला? dx अपॉन dt की मैं बात करूं तो ये हो गया 8 अपॉन 3x स्क्वायर, और चाहो यूनिट देना चाहो तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आपको निकाला पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भाई पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को सरफेस एरिया ले लिया, सरफेस S यानी 6x स्क्वायर, और t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ds अपॉन dt बराबर d अपॉन dt 6x स्क्वायर, क्योंकि आपसे पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का परिवर्तन है ds अपॉन dt, तो ये 6 और x स्क्वायर का हो जाएगा भाई 2x, और ये हो जाएगा dx अपॉन dt। तो ये हो जाएगा 12x इंटू dx अपॉन dt का मान कितना रखना था? 8 अपॉन 3x स्क्वायर, इतना रखना था। तो 3 से 12 कटेगा, x से आप एक x काट लोगे तो बचेगा 4, और यहां पर बच जाएगा 8 अपॉन x, ठीक है। 3 चौको 12, x से x स्क्वायर को काटा तो 4, यानी ये हो गया 32 बटे x ds अपॉन dt। अब सवाल में क्या कह रहा था? सवाल आपसे कह रहा था कि x का मान, किनारा कितना है, यदि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x का मान आप 12 रख देंगे, जब भुजा, जब x बराबर 12 सेंटीमीटर है तो, ठीक है। तो यहां से आप निकाल दिए ds अपॉन dt व्हेन x इक्वल टू 12। तो यहां पर आप कर रहे हैं 32 बटे 12, 4 से काट लीजिए, 8 चौको 32 होता है, तो 8 और 4 थी 12, तो 8 बटे 3, या फिर आप कह रहे हैं भाग देंगे तो यह आएगा आपका 8 बटे 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कर लीजिए, या फिर आप 3 दूनी 6 और 2.67 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये भी कह रहे हैं। तो भाई ये भी आंसर हो जाएगा, चाहे यहां पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कह लो, चाहे इसको कर लो, एक ही बात है, बटे में लिख लो चाहे दशमलव में कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है, बन जाएगा आपसे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखो सवाल तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको ये समझने की बात है, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दिया है, तो यहाँ पर ये कह रहा है ना त्रिज्या,
समान रूप से बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आपको दिया है dr अपॉन dt के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? dr अपॉन dt के बारे में। सिंपल, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करना है आपको, तो निकाल लेंगे, आसान सवाल है। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और मैंने आपसे कहा है कि आपको यूनिट पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? यूनिट पर सेकंड है ना, तो यानी कि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहां पर कर रहे हैं अपन dA अपॉन dt बराबर d अपॉन dt पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई कांस्टेंट बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और r के लिए हो जाएगा dr अपॉन dt। अब सवाल में आपको ये दे रखा है कि चूंकि dr अपॉन dt, चूंकि dr अपॉन dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सवाल में दे रखा है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि dA अपॉन dt बराबर 2 पाई आर इंटू का dr की वैल्यू, dr अपॉन dt की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 6 पाई आर, ठीक है। dA अपॉन dt, dA अपॉन dt बराबर 6 पाई आर, और इसकी यूनिट कितनी लिखेंगे आप? a के लिए, क्षेत्रफल के लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, सवाल में आगे कह रहा था कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तब के लिए याद करो, तो यहां से निकाल देंगे जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो निकालते हैं कि भाई dA अपॉन dt व्हेन r इक्वल टू 10, तो कितना भाई 6 पाई r का मान रखना है 10, तो कितना हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 4 आपको कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन की कोण 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। आपको सवाल अभी तक समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हो रहा है। ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि अगर घन की भुजा x है, तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब हो गया, ये कह रहा है आपको dx अपॉन dt। सिंपल बात, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और सेकंड की बात कर रहा है तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं? समय के सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? अब आयतन के बारे में पूछ रहा है, निकाल देंगे। जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो आपने मान लिया, माना घन की भुजा यानी कि किनारा x सेंटीमीटर है। अब यहां पर आयतन के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, तो आयतन वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है आपको पता है? भुजा क्यूब है ना, यानी v बराबर x क्यूब, और t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt एंड x की पावर 3, ठीक है, x क्यूब। तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा? 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। और सवाल में आपको दे रखा है कि dx अपॉन dt की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो चूंकि dx अपॉन dt बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये सवाल में दे रखा है पहले से, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो dv अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर इंटू का 3, यानी dv अपॉन dt कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर। अच्छा, इसकी यूनिट कितनी बनेगी? तो आयतन के लिए होता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी। अभी सवाल में और कह रहा था कि जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, और मैंने आपसे कहा कि वैल्यू कब रखोगे? एंड में। यदि x बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो आप वैल्यू निकाल लेंगे dv अपॉन dt व्हेन x इक्वल टू 10, तो 9 एंड 10 स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा 9 गुणे 100, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो जाएगा भैया फाइनल आंसर। देखो भाई, सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल आप देख पा रहे होंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सवाल में क्या है? क्वेश्चन समझो, प्रैक्टिस करो और लगा लो, इतना सिंपल चीज है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? अब पहली बात तो ये आप सवाल लगा चुके हो एग्जाम्पल नंबर 3 में, है ना, वहां पर लगाया था। और यहां पर देखो, तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलने का मतलब ये त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई? ये हो गई भैया dr अपॉन dt की वैल्यू,
है ना। और आपसे पूछा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेंगे। तो यहां पर निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। अच्छा, t के सापेक्ष अवकलन करोगे, कैसे पता? क्योंकि यहां सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है ना। तो dA अपॉन dt बराबर d अपॉन dt पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको कितना मिलेगा? पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। और डी आर अपॉन डी टी की आपको वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि चूंकि डी आर अपॉन डी टी बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको वैल्यू दे रखी। तो पुट करते हैं वैल्यू। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर ये 2 पाई आर इंटू में 5। तो यहां से डी ए अपॉन डी टी कितने मिल गए आपको? 5 दूनी 10 यानी 10 पाई आर। यूनिट कितनी बनेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, त्रिज्या के बारे में कह रहा है वो कि यदि तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जब r बराबर 8 सेंटीमीटर है तो dA अपॉन dt व्हेन r इक्वल टू 10। तो यहां से कितना मिल रहा है? 10 पाई। r का मान रखना है आपको 8, तो आंसर आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गया भैया फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब आपको क्लियर है, सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि त्रिज्या के हिसाब से डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, सिंपल। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? जब आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर, तो परिधि की वृद्धि निकालना है, आसानी से निकाल लोगे। वृत्त की परिधि लगा दोगे, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस होता है परिधि, मतलब जो होता है परिधि समझते हो ना। वृत्त की परिधि यानी बाहरी सीमा। वृत्त की जो बाहरी सीमा रहेगी, ये वाली सीमा, इसको अपन परिधि बोलते हैं। इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो सी ले लेंगे इसकी जगह। क्या ले सकते हैं? सी ले सकते हैं। तो सी ले लेते हैं। तो परिधि सी बराबर हो गया 2 पाई आर, ठीक है। अब टी के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि यहां पर आप सेंटीमीटर पर सेकंड देख रहे हो। तो डी सी अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी 2 पाई आर। भाई 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। सिंपल, आर के लिए कितना? डी आर अपॉन डी टी बनेगा। और आपको सवाल में दे रखा है कि त्रिज्या जो है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी डी आर अपॉन डी टी दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू अगर पुट करेंगे तो डी सी अपॉन डी टी बराबर ये हो गया 2 पाई 0.7 यानी कि 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 यानी 1.4 पाई। अच्छा, परिधि के लिए सेंटीमीटर ही आता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहां पर त्रिज्या दे रखी थी r बराबर 4.9 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपने ये निकाला 1.4 पाई, इसमें r तो है नहीं है। तो अगर r की वैल्यू कुछ भी हो, यहां पर आपको वैल्यू 1.4 पाई ही मिलनी है। यहां पर आप इतना आंसर दे सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है तो तब भी आपका ये dc अपॉन dt r बराबर 4.9 ये रहेगा 1.4 पाई, क्योंकि r तो है ही नहीं है। 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने उदाहरण नंबर 4 में लगाया है, आसानी है, बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल है। देखो भाई, यहां पर ये आपको कह रखा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, इसका मतलब dx अपॉन dt माइनस 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, और जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो सिंपली dy अपॉन dt 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट आपका पॉजिटिव में रहेगा, है ना। आपको निकालना है, यहाँ पर है परिमाप और क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन इसमें पहला परिमाप के बारे में, तो परिमाप यानी पैरामीटर, तो p ले लेंगे, और क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी x प्लस वाई, टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो dp अपॉन dt बराबर ये 2 बार x के लिए हो जाएगा dx अपॉन dt और y के लिए हो जाएगा dy अपॉन
डी टी, ठीक है। तो यहां पर ले लिया 2 एंड dx अपॉन dt माइनस का 5 प्लस dy अपॉन dt प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्लियर है बात, है ना, एम प्रति मिनट आना है यहाँ पर, ओके अभी ठीक है, -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आना है, ठीक है। हाँ भाई, तो अब माइनस का मतलब क्या है कि परिमाप घट रहा है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि इसलिए परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। सिंपल। बी नंबर में बात करें तो वो कहता है भाई क्षेत्रफल के बारे में बता दूं, तो क्षेत्रफल यानी एरिया, ए फॉर एरिया, एंड ये आपका बन जाएगा कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x इंटू वाई। तो यहां पर t के सापेक्ष करेंगे तो dA अपॉन dt, फर्स्ट सेकंड का रूल लगाएंगे, x dy अपॉन dt प्लस y dx अपॉन dt। अच्छा, x और y की वैल्यू भी दे रखी थी, लंबाई और चौड़ाई भी दे रखी थी आपको, कितना, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, एंड यहां पर आपको ये dx अपॉन dt दिया, तो ये dy अपॉन dt था, तो ये सारी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो कितना रख रहे हैं, x का मान है आपका 8 सेंटीमीटर लंबाई थी और dy अपॉन dt था 4, प्लस y कितना था 6 सेंटीमीटर, एंड dx अपॉन dt कितना था माइनस का 5, तो 8 चौको 32 माइनस 6 पंचे 30, यानी कि 2, अच्छा एरिया के हिसाब से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट आ जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इसलिए क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, चूंकि पॉजिटिव आया ना तो बढ़ेगा की दर से बढ़ रहा है। सिंपल है, ठीक है। दोनों परिमाप का भी निकाल दिया आपने, परिमाप के लिए हो गया एंड क्षेत्रफल के लिए भी ये आपने दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया इस प्रकार से कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, अब गोले की बात कर रहा, वृत्त की नहीं, ध्यान रखिएगा, गोला यानी स्फीयर, ठीक है। गोला और वृत्त में अंतर है, याद रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है, तो आप सीधे सीधे बताइए कि गोला एक 3D आकृति है, 3D फिगर है, और वृत्त एक 2D फिगर है। समझ पा रहे हैं ना, 2D और 3D समझते हैं। 3D यानी 3 डायमेंशियल, 3 आयामी, ठीक है, समझना, जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। और 2D यानी 2 डायमेंशियल, 2 आयामी, यानी इसके अंदर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। और सबसे अच्छी बात है, आप गोला और वृत्त को इस तरीके से बताइए कि गोला जो है वो 3D है और वृत्त आपका 2D है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिए, कोई भी 2D जो चीज होती है उसको सिर्फ आप कागज पर उकेर सकते हैं, यानी बना सकते हो, आकृति उसको बना सकते हो। वृत्त आपका असली जिंदगी में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वृत्त को, आयत को, ये सब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ कागज पर बना सकते हो। तो ध्यान रखिएगा आगे से कि गोला जो है वो एक 3D आकृति है और वृत्त जो है एक 2D आकृति है, ठीक है। हाँ, अब चित्र जो बनता है उसका वो इसी प्रकार से बनता है ना। तो अब इसको आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड। अब ये 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब किस में आएगा, आयतन में आएगा, सिंपल, ठीक है। भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर क्या की है जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। देखो सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की बात कर रहा है, यानी वो आयतन की बात कर रहा है, गोले का आयतन। तो अब यहां पर आपको जरूरी क्या भाई, गोले का आयतन। अब मुझे ये बताओ, आप में से कितनों को गोले का आयतन याद है? कक्षा 10 में आपने ये सब पढ़ा है। मेंसुरेशन कक्षा 11 में नहीं है, लेकिन कक्षा 10 में आपने चैप्टर नंबर 13 में मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ी होगी। वहां पर आपका गोला है, बेलन है, ठीक है, अर्धगोला है और शंकु है, ये सारी चीजें कक्षा 10 में आपने पढ़ी। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें कि आपको गोले का आयतन, शंकु का आयतन, ये सारी चीजें याद हो अच्छे से। तो यहां हम बात कर लेते हैं गोले के आयतन के बारे में। गोले का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, V बराबर 4/3 पाई r3। कितनों को याद है बताना, कमेंट्स करके बताओ कि ये V बराबर 4/3 पाई r3 गोले का आयतन कितनों लोगों को याद था। कमेंट्स करो अभी के अभी, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूले आप लोग अच्छी से याद रखिएगा, गोला, शंकु और बेलन, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहां पर देख पा रहे हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड, तो किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, यानी dV अपॉन dt बराबर d अपॉन dt एंड 4/3 पाई r3,
ठीक है। तो यहां से क्या होगा भाई, 4/3 पाई को बाहर निकाल लो एंड r की पावर 3 का हो जाएगा भाई 3r² एंड dr अपॉन dt और dv अपॉन dt की जगह आ जाएगा 900। सिंपल। अच्छा, dr अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है अपन को, किसकी, dr अपॉन dt की वैल्यू। तो ये चीज पलटेगी इसके साथ कि 900 और गुणे में आएगा 3/4 और पाई कहां जाएगा, पाई जाएगा नीचे, यानी यहां पर आप ले लो 4 पाई इंटू में और 3r² भी नीचे जाएगा 1/3r², इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, पहली बात तो ये 3 से आप 3 काट सकते हो, 4 से 900 को काट लेंगे तो कितनी है, 225 बार में जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है, 225 आएगा यहां पर, ठीक है, 4 से कट गया और ये कितना बच जाएगा, dr अपॉन dt बराबर 225 अपॉन पाई और r², इतना बच जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा। अब आपसे सवाल कह रहा था कि जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब के लिए निकाल लूं, तो यदि r बराबर 15 सेंटीमीटर है तो dr अपॉन dt when r इक्वल टू 15, तो कितना भाई, 225 बटे पाई और 15 का स्क्वायर। तो यहां से कितना मिल जाएगा, dr अपॉन dt when r इक्वल टू 15, ये हो गया 225 अपॉन पाई और ये 15 का स्क्वायर भी 225। तो आप ये देख पा रहे हैं कि भाई 225 से 225 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन पाई बच रहा है, तो 1 अपॉन पाई आंसर आ जाएगा। कितना बच रहा है, 1 अपॉन पाई और त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, गुब्बारे के सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो देखो, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने कहा था कि अगर किसी के सापेक्ष कहेगा तो वो लिखेगा सवाल में, है ना। और यहां देखो सवाल में लिखा है कि नहीं, त्रिज्या के सापेक्ष, तो आपको किसका सापेक्ष निकालोगे, r के सापेक्ष अवकलन करोगे, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करोगे, बात समझ गए। आयतन की बात कर रहा है, आयतन के बारे में निकाल लेते हैं। तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन V बराबर 4/3, अभी बात हुई थी ना, 4/3 पाई r क्यूब, और त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा है तो dv अपॉन dr बराबर d अपॉन dr एंड 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या होगा भाई, 4/3 पाई तो बाहर निकल आएगा और r की पावर 3 का आप करेंगे 3r², 3 से 3 काट दिया तो ये बच जाएगा 4 पाई r², dv अपॉन dt बच जाएगा 4 पाई r²। अभी सवाल में आपको कह रहा था कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तब के लिए निकालो, तो यदि r बराबर 10 सेंटीमीटर है तो dv अपॉन dt व्हेन r इक्वल टू 10, तो कितना हो रहा है, 4 पाई एंड 10 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 पाई इंटू 100, तो आप यहां पर कह रहे हैं 400 पाई और dv है ना, तो आयतन के लिए कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति, और देखो t नहीं है यहाँ, dv अपॉन r के सापेक्ष कर रहे थे अपन, तो dv अपॉन dr, ठीक है, अभी सही है। तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अभी देखो यूनिट बड़े ध्यान से देखो, आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब और ये r क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। क्या कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे दी उसने, दीवार के सहारे झुकी है। तो कोई भी सीढ़ी होगी वो किस तरीके से झुकी होगी, ये भाई दीवार है, ये सीढ़ी लगा दी आपने और ये जमीन है, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। अब वो कह रहा है आपसे सवाल कि जो सीढ़ी है, सीढ़ी वो कितने है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है ना, समझना बात को। फिर आगे क्या कह रहा है, सीढ़ी का नीचे का सिरा, अब सीढ़ी के नीचे का सिरा कौन सा होगा, सीढ़ी के नीचे का सिरा ये होगा भैया, ठीक है,
जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो यहां पर आपने मान लिया जो सीढ़ी के जमीन का ये जमीन हिस्सा वो x मान लिया और दीवार मान लिया आपने y, ठीक है। अब इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, इस तरीके से खींच रहा है, ठीक है, इस तरीके से खींच रहा है। और कैसे खींच रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींच रहा है, यानी ये dx अपॉन dt के बारे में बात कर रहा है। समझ गए बात? ये किसके बारे में बात कर रहा है? dx अपॉन dt के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। अब दीवार देखो, जब आप समझना बात को, जब आप सीढ़ी को इस तरफ खींचेंगे ना, इस तरफ, तो निश्चित तौर से जो दीवार पर इसकी ऊंचाई है वो कैसी होगी? कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो सीढ़ी है वो नीचे की तरफ फॉल डाउन कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। बात समझ रहे हैं? अरे भाई, जब इस हिस्से को पकड़ के आप इस तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं? तो यही वो कह रहा है कि ये जो y है ये किस दर से नीचे, यानी ऊंचाई जो है किस दर से घट रही है, यानी आपको dy अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। क्यों भाई? क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दिया था? ये आपको dx अपॉन dt दिया था ना, ये dx अपॉन dt ये दिया था 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, तो यहां पर ये कह दिया इसने कि इसकी जो x दिया, सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, तो सीढ़ी के नीचे का सिरा ये है और दीवार ये है, इससे कितनी 4 मीटर दूर क्या रहा? तो 4 मीटर ये ले लिया दूर अपन ने, ठीक है। इस तरीके से 4 मीटर दूर ले लिया, ठीक है। देखते हैं आगे सवाल, इसको इतना रहने देते हैं। ये देखिए आगे देखेंगे तो यहां पर आपको दिया क्या है भाई? x दिया है, x कितना? 4 मीटर, और सीढ़ी आपको 5 मीटर दे रखी है, और ये आपको दिया है dx अपॉन dt कितने दिया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप निश्चित तौर पे देख रहे हैं सीढ़ी अगर दीवार से लगी है तो पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंबे स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, सिंपल। तो यहां पर अगर पाइथागोरस लगा रहे हैं तो आप यहां से क्या लिख रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अच्छा, एक्स का मान 4 दिया था तो एक्स का मान 4 रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो एक्स का मान अगर आपने 4 रखा तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो यहां से आप कह रहे हैं भाई कि वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। अच्छा, वाई स्क्वायर बराबर यहां पर मिल गया 9 और वाई बराबर हो गया √9, तो वाई की वैल्यू आ गई 3 मीटर, यानी दीवार हो गई 3 मीटर, ठीक है। और समीकरण 1 का आप किसके सापेक्ष करेंगे? टी के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि आपको dx अपॉन dt की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड कह रहा है, तो ये dx अपॉन dt की वैल्यू क्या रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वो सेंटीमीटर पर सेकंड है और वो वहां पर मीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो d अपॉन डी टी, एंड ये है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर d अपॉन डी टी एंड 25। तो यहां से कितना मिलेगा? ये हो गया 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी बराबर 0। 2 का भाग दे देंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? x dx अपॉन डी टी प्लस y dy अपॉन डी टी बराबर 0, ठीक है। अब x dx अपॉन डी टी और y की अपन वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू है 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू थी 4, x बराबर था 4 और dx अपॉन डी टी था 2, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देते हैं, x का मान 4 रखना है, dx अपॉन डी टी का मान 2 रखना है और y की वैल्यू आपने निकाली 3 एंड dy अपॉन डी टी बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 dy अपॉन डी टी बराबर 0, यानी 3 dy अपॉन डी टी बराबर माइनस का 8। 3 का भाग कर देंगे तो dy अपॉन डी टी बराबर माइनस का 8/3, और किसमें? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। ठीक है, जो सीढ़ी की ऊंचाई है दीवार पर, है ना, तो अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई, अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे, सिंपल सवाल था। बाकी का कोई दिक्कत होती है तो देख लेना, बन जाएगा आपसे। ठीक है, रिवर्स करके देखिए, समझिए, और एक एक पॉइंट आपको हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आपको कह रहा है एक कण वक्र 6y = x³ + 2 की अनुगत गति कर रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अब देखो, बदलने का मतलब परिवर्तित हो रहा है, यानी कि, और यहां पर किसी के सापेक्ष परिवर्तन नहीं दिया, और जब किसी के सापेक्ष परिवर्तन नहीं देते तो किसके सापेक्ष लेते हैं, समय के सापेक्ष परिवर्तन मान के चलते हैं। यानी जो x निर्देशांक का बदलना है वह y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से हो रहा है। तो यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x निर्देशांक का बदलना, x निर्देशांक का बदलना या परिवर्तित होना, बदलना, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप कहेंगे dx/dt। एंड y निर्देशांक का बदलना, इसको आप बोलोगे dy/dt, सिंपल। ठीक है, dy/dt। अभी सवाल में समझिए, दिया है आपको x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो कौन बदल रहा है, y बदल रहा है। तो किस में गुणा करेंगे, x वाले में गुणा करेंगे। ठीक है ना, देखो चेंजेस किस में हो रही है, तो बराबर चेंजेस तो y में हो रहा है, तो बराबर करने के लिए गुणा किस में कर दोगे, x में कर दोगे। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं आप कि y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है ना, तो dy/dt, चूंकि y बदल रहा है तो बराबर करने के लिए, बराबर रहे तो आप x में गुणा कर देंगे, dx/dt और गुणे 8। ठीक है, इस प्रकार से। और आपको वक्र कितना दे रखा है यहां पर सवाल में, और वक्र दे रखा है 6y = x³ + 2। ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो 6 dy/dt बराबर, यहां पर कितना आएगा 3x² dx/dt एंड 2 का हो जाएगा 0। तो dy/dt की जगह कितना आएगा 6, और dy/dt की जगह रख रहे हैं आप 8 dx/dt बराबर 3x² dx/dt। तो कितना हो जाएगा 8 6 48 48 dx/dt बराबर 3x² dx/dt। तो ये dx/dt आप कैंसिल आउट कर रहे हैं और 3 का भाग दे दीजिए, तो ये 48/3 बराबर ये x²। 16 × 48, तो यहां से आपको मिल गया भाई x² बराबर 16, x बराबर √16, यानी ये हो गया x बराबर ±4। ठीक है, x बराबर ±4 ये आ गया। तो अब x का मान ±4 आ गया, अब y की वैल्यू निकाल लोगे। तो जब x बराबर 4 है तो y की वैल्यू कैसे कि 6y बराबर x³ + 2 था, x³ + 2, x की जगह 4 रख रहे हैं, 6y बराबर 4³ + 2, तो 6y बराबर 64 + 2, तो ये हो जाएगा भाई 6y बराबर 66 एंड y बराबर 66/6, यानी y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 11। ठीक है, और जब x बराबर -4 है तो 6y बराबर x³ + 2, यानी 6y बराबर -4³ + 2, यानी कि -64 + 2 6y। तो यहां से भाई 6y बराबर कितना आ गया -62 एंड y बराबर हो जाएगा -62/6। 2 से आप काट देंगे तो 31/3, तो y की वैल्यू आ गई -31/3। ठीक है, तो वो पूछ रहा था निर्देशांक बताइए। ठीक है, निर्देशांक पूछ रहा था आपसे सवाल में,
वो वक्र पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो बिंदु को ज्ञात करना तो आता है अभिष्ट बिंदु, यहां से आप कह रहे हैं अतः वक्र पर अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु कितने आ गए भाई, ये आ गए 4 11 और -4 -31/3, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आपको कह रहा है हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ये आपको हो गया dr/dt। ठीक है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो सवाल सिंपल है, बुलबुले का आयतन की बात कर रहा है। ठीक है, बुलबुला जो है वो गोलाकार लगाएंगे। ठीक है, बुलबुला किस प्रकार से हुआ, गोला। और आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन किस में होता है, आयतन होता है गोले में, वृत्त में तो आयतन होता नहीं है ना। तो गोलाकार बुलबुले का आयतन, गोलाकार बुलबुले का आयतन। ठीक है, तो V बराबर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये आपको कितना दे रखा है, ये जो दिया ये भाई dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड कह रहा है। ठीक है, तो यहां से t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dv/dt बराबर d/dt एंड 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से कितना d/dt, अच्छा 4/3 ये निकाल देंगे आप, 4/3 पाई निकला, आर क्यू का हो जाएगा 3r² एंड dr/dt, और dr/dt दिया 1/2, तो 3 से 3 काट दिया आपने, बचा 4 पाई r² इंटू 1/2, तो 2 से काटा तो कितना हो जाएगा 2 पाई r², ये कितना है dv/dt। ठीक है, अब सवाल में कह रहा था कि r त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तब बताइए। तो जब r बराबर 1 सेंटीमीटर है तो, ठीक है, तो dv/dt व्हेन r इक्वल टू 1, तो ये 2 पाई r², एक का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 2 पाई, और आयतन के लिए कितना हो जाएगा भाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है आपको एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है। तो ये आपको व्यास दे दिया 3/2 2x+1। अब यहां पर ध्यान रखना, कंसीडर करना इसके साथ यूनिट नहीं जुड़ी है। अगर इसके साथ यूनिट जुड़ी होती तो ये आपका वैसा हो जाता, अपॉन किसी के सापेक्ष अवकलित हो जाता। ठीक है, अगर यूनिट होती, अगर चूंकि यूनिट नहीं है तो 3/2 2x+1 ये आप व्यास की तरह कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, हाँ, x के सापेक्ष आयतन, अब किसके सापेक्ष निकालना है, समय के सापेक्ष नहीं कह रहा, x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, इतना आपको निकालने के लिए कह रहा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये आपको व्यास दे दिया, बेसिकली ये आपको क्या दे दिया, व्यास दे दिया। तो व्यास बराबर 3/2 2x+1, तो यहां से त्रिज्या आप निकाल लोगे, त्रिज्या कितनी होती है व्यास/2, ठीक है, व्यास/2, तो कितना हो जाएगा भाई 1/2, और ये व्यास आएगा 3/2 2x+1, तो यहां से त्रिज्या कितनी निकाल रहे हैं, r बराबर हो गया 3/4 2x+1। ठीक है, और आयतन की बात कर लें, आयतन, ठीक है, और किसका आयतन कह रहा है, गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ठीक है, तो आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी V बराबर 4/3 पाई एंड आर क्यू की बात करें तो 3/4 2x+1 की पावर 3। ठीक है, तो यहां से कितना मिल जाएगा आपको 4/3 पाई इंटू 27/64 एंड 2x+1 की पावर 3। तो काट दीजिए, 4 से 4 3 27, तो 9/16 पाई 2x+1 की पावर 3, तो v, और x के सापेक्ष आपको अवकलन करने के लिए कह रहा है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dv/dx बराबर d/dx एंड 9/16 पाई 2x+1 की पावर 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9/16 पाई और 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2x+1 की पावर 3 का करेंगे तो घात आगे आ जाएगी, घात में एक की कमी, एंड 2x+1 का करेंगे तो ये आएगा 2 + 0, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है
9 27, 27 पाई अपॉन 16 और यहाँ पर हो गया 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा 27 पाई बटे 8 एंड 2x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी आ रहा है आयतन के परिवर्तन की दर, ये dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। तो क्या कह रहे हैं आप कि आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर कितनी होगी भाई? 27 पाई अपॉन 8 2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, निश्चित है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आयतन में परिवर्तन के बात कर रहा है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है रेत, जो गिर रही है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। शंकु बन रहा है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक है, अब ऊंचाई और त्रिज्या में एक संबंध दे दिया, ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग यानी त्रिज्या का 1/6। ठीक है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? शंकु की ऊंचाई, परिवर्तन किस में दिखाना है आपको? ऊंचाई में, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देखिएगा, पहली बात तो ये देखिए कह रहा है आपको ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग, तो यहां पर आपने ले लिया ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई बराबर छठा भाग यानी 1/6 त्रिज्या। ठीक है, तो ऊंचाई h बराबर 1/6 त्रिज्या r। अब यहां ध्यान दो कि आपसे वो पूछ रहा है ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो आपको जब आयतन रखोगे, आयतन शंकु का आयतन कितना रखोगे? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब वहां पर आपको r का मान रखना पड़ेगा कि h का मान, ये समझना, ये चीज समझने वाली बात है, क्योंकि h बराबर 1/6 r तो फिक्स हो गया। ठीक है, h बराबर 1/6 r फिक्स हो गया, और ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड कितना दिया? ये dv अपॉन dt दिया, dv अपॉन dt, तो यहां से आपको dv अपॉन dt फिक्स हो गया। तो अब r का मान रखें कि h का मान रखें? ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, r की वैल्यू यहां से रखेंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे? r की वैल्यू। r की वैल्यू क्यों रखेंगे? क्योंकि r की वैल्यू रखने पर, यहां पर r की वैल्यू रख दोगे तो r गायब हो जाएगा, बचेगा टोटल h। और आपसे पूछ भी रहा है कि जो ऊंचाई है वो किस दर से बढ़ रही है, यानी ऊंचाई का बढ़ने का मतलब है dh अपॉन dt निकाल के दिखाना है, dh अपॉन dt निकाल के दिखाना है। समझ गए ना? देखो, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? dh अपॉन dt निकालना है। समझ गए कि r रखोगे कि h रखोगे? r रखोगे। क्यों? क्योंकि r रखने से पूरा समीकरण फिर वो h में बदल जाएगा, फिर t के सापेक्ष अवकलन कर दोगे और वहां से dh अपॉन dt दिखा दोगे, सिंपल। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयतन की। r बराबर 6h हो गया। अब शंकु का आयतन, रेत से बने शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। r का मान रख दोगे आप 1/3 पाई, r का मान 6 h स्क्वायर एंड h, तो यहां पर कितना हो रहा है? 1/3 पाई 36 h स्क्वायर इंटू h। तो 3 से 36 को काटा तो 12 36 तो 12 पाई h क्यूब v, एंड dv अपॉन dt निकाल लेते हैं। dv अपॉन dt बराबर 12 पाई बाहर आ जाएगा, h क्यू का हो जाएगा भैया 3h स्क्वायर इंटू में dh अपॉन dt। अवकलन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहा था कि जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, h का मान आपको 4 रखना है। ठीक है, तो 12 3 36 कर रहे हैं, पाई h का मान 4 स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt रख रहे हैं, और आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रहा था dv अपॉन dt का मान। ठीक है, तो यहाँ पर 12 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ? 12 3 36, 12 से आपने 36 को काटा, 12 3 36। ठीक है, अच्छा यहाँ 12 काटा तो 12 की जगह कितना? 12 एकम 12, एक बचेगा, ध्यान रखना, जीरो मत रख देना। नहीं, यहाँ 12 काट दिया, कुछ नहीं बचा तो जीरो रख दो, ये गलती मत कर देना। ठीक है, 12 एकम 12, यहाँ एक बचा, 12 सी 36, 3 बचा, पाई 16 का 4 का वर्ग 16 एंड dh अपॉन dt, तो 16 थी 48, तो 1 = 48 पाई इंटू dh अपॉन dt। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहां से भाई? dh अपॉन dt बराबर 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अतः ऊंचाई कितनी?
1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18 ये मैं आपसे कह चुका हूं कि उदाहरण नंबर जो आपने उदाहरण नंबर 5 और 6, उदाहरण नंबर 5 और 6 लगाएं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है, बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देख लेते हैं क्या हो रहा है। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपयों में, cx दिया है आपको इक्वेशन 0.007 x क्यू माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। अब सीमांत लागत क्या होगा? कुल लागत में परिवर्तन। ठीक है, तो कुल लागत आपके पास ये है एंड सीमांत लागत की बात कर लेते हैं। तो सीमांत लागत क्या कहलाएगा? d/dx एंड cx। ठीक है, ये कहलाएगा। तो कर देते हैं। तो d/dx एंड cx कितना? 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 इतना। ठीक है, तो यहां से कितना मिल जाएगा? 0.007 x क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 0.003 x स्क्वायर का हो जाएगा भाई 2x प्लस 15x का 15 और 4000 का भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितनी मिल गई? 7×21 0.021 x स्क्वायर माइनस 3×6.006x प्लस 15, ये हो गया सीमांत लागत। अब वो कह रहा है वैल्यू जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, यानी जब x बराबर 17 है, जब x बराबर 17 है तो सीमांत लागत, सीमांत लागत कितना हो जाएगा? 0.021 17 स्क्वायर माइनस 0.006 17 प्लस 15 15, तो 17 छक्का 102। ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा है? 0.021, ये आ गया 289, 17 का वर्ग 289 प्लस 17 छक्का 102, तो ये हो जाएगा दशमलव का 102 प्लस 15। अच्छा, यहां पर गुणा कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 6.069। ठीक है, कुछ इतना ही आएगा ना, है ना? देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 6.069। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। माइनस का 0.102 एंड प्लस का 15। अच्छा, इसमें 15 जोड़ देंगे तो 15 6 21.069 माइनस प्लस प्लस जुड़ जाएगा ना, तो 15 6.069 जुड़ेगा तो 21.069 हो जाएगा। माइनस का 0.102 ये घट जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगी वैल्यू 20.967 किसमें? रुपयों में। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अतः 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है तो कुल सीमांत लागत 20.967 रुपए है, या 21 रुपए लगभग आप कह सकते हैं यहां से। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आपको कह रहा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपयों में rx बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। ठीक है, से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। देखो ये सवाल बन जाएगा क्योंकि ये उदाहरण नंबर 6 में मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीमांत आय पूछ रहा है तो कुल आय का x से सापेक्ष परिवर्तन दिखा देना अपन को, यानी कि d/dx एंड rx। ठीक है, तो यहां पर d/dx यह है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26x प्लस 26। ओके, और x बराबर कह रहा है भाई 7, तो x जब x का मान 7 है, जब x बराबर 7 है तो सीमांत आय, कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 26 गुणे 7 प्लस 26। ठीक है, तो 26 चाहे कॉमन निकालो, चाहे 26 सत्ते 182। ठीक है ना, 26 सत्ते 182 प्लस 26, तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 208 रुपए सीमांत आय फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये कह रहा है प्रश्न 17 तथा 18 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 17 और 18 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17
की बात करें तो एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, तो a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब वो कह रहा r के सापेक्ष निकालने की बात कर रहा, तो dA अपॉन dr बराबर d अपॉन dr पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हैं dA अपॉन dr बराबर कितना ले रहे हैं 2 पाई r, और r बराबर 6 पे कह रहा था, तो r बराबर 6 पे निकाल दीजिए। तो जब r बराबर 6 है, जब r बराबर 6 है तो dA अपॉन dr व्हेन r इक्वल टू 6, तो कितना जाएगा 2 पाई r का मान 6 रखना है, तो ये हो जाएगा भाई 12 पाई आंसर। अब 12 पाई कौन सा विकल्प दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। कह रहा भाई एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय आपसे पूछ रहा है, 4 विकल्प दे दिए A B C एंड D। ठीक है, तो कुल आय हो गई, और सीमांत आय कैसे निकलेगी, कुल आय में आप x के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है, यानी d अपॉन डी एक्स एंड आर एक्स। ठीक है, तो यहां पर ले रहे हैं आप d अपॉन डी एक्स, आर एक्स की जगह 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो यहां से सीमांत आय कितनी हो जाएगी, तीनों नहीं 6x प्लस 36। अब सवाल में कह रहा है जब x बराबर 15 है तो x का मान 15 रख दीजिए। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय, तो सीमांत आय यहां से कितनी हो जाएगी 6 गुणे 15 प्लस 36, तो 15 छक्का 150, ठीक है, और प्लस 36, ठीक है, और 15 छक्के 90, क्या 15 छक्के 150 बोल दिया मैंने, 15 छक्के यहाँ पर 90 हो जाएगा, और 36 तो ये कितना जाएगा 126 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगी भाई सीमांत आय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपना 126 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रहे हैं, मजा आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, तो फिर क्या सोच रहे हो, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर जा सकते हो, टेलीग्राम पर चले जाओ, वहां पर आपको जितनी भी पीडीएफ होती है वो सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाती है। लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर क्या सोच रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, या फिर प्ले स्टोर में सर्च करो XP क्लासेस, वहां से आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, ऐप के थ्रू। XP क्लासेस का खुद का एक ऐप है, प्ले स्टोर में सर्च कीजिए XP क्लासेस, मिल जाएगा, तो वहां से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो मिनिमम फीस में, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। पुराने वीडियो देखने हैं कोई भी सब्जेक्ट्स के, प्ले स्टोर को खंगालिए, प्ले स्टोर को देखिए, और अच्छी तरीके से हर एक चीज आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो XP क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री PDF सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को
फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।